तो ये जो 34,857 रुपए है, ये कोरोना काल का 18 महीने का डीए का जो फायदा है, जेसीएम का खुद का जो मांग है वो 2.86 फिटमेंट फैक्टर का है दोस्तों। उन्होंने 3.0 से 3.25 तक की मांग की है। 2006 से पुराने पेंशनर्स को अभी भी पीसीडीए के सर्कुलर 568 का एरियर मिलना बाकी है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों 18 महीने के दौरान डीएडीआर फ्रीज था जब कोरोना काल चल रहा था, लेकिन उसका आदेश पारित हुआ था कि बीच में डीएडीआर की नोशनल बढ़ोतरी हुई थी। 17% से 21%, 21% से 24%, 24% से 28%, फिर 28% से 31%। डीएडीआर को 17% में फ्रीज किया गया और 31% में खोला गया। लेकिन इस बीच में जो डीएडीआर की ये बढ़ोतरी हुई है, उसका फायदा क्या आपको मिला? आप में से बहुत सारे पेंशनर्स, बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको नहीं मिला है, मुझे भी नहीं मिला है, लेकिन ऐसे कुछ पेंशनर्स हैं जिनको लागू होते हुए भी नहीं मिला है दोस्तों। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 18 महीने के डीएडीआर के कोरोना काल के बढ़ोतरी के फायदे को लेकर के दोस्तों, जिसका आगे आपको जीता जागता एग्जाम्पल समझाऊंगा, बाकायदा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, पीपीओ दिखा करके आप सबको समझाऊंगा कि कैसे कुछ पेंशनर्स को 18 महीने का डीएडीआर को फ्रीज किए जाने की वजह से डबल घाटा आज भी चल रहा है। वो आगे आपको मिल सकता है अगर आप कोशिश करें तो। चलिए इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अब 8वें पे कमीशन को लेकर के फरवरी के महीने में 2 बड़े इवेंट होने हैं। एक होना है 12 फरवरी को और एक होना है 25 फरवरी से शुरू। तो इसके बारे में भी आगे जानेंगे, जिसके बारे में आगे आपको तफ्तीश से बताऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ अब 2026 का साल चल रहा है, लेकिन आज के डेट में भी ये पाया गया है कि 568 सर्कुलर का एरियर अभी भी भुगतान होने के लिए बहुत सारे पेंशनर्स बचे हैं, या तो बहुत सारे पेंशनर्स को गलत भुगतान हुआ है। तो आज का ये वीडियो उन सभी पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप अगर 2006 से पहले के रिटायरी हैं, 568 सर्कुलर का अगर आपका एलिजिबिलिटी बनता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, समझें कैसे कोरोना काल के डीए 21%, 24% और 28% के भुगतान में गड़बड़ी हुई है। आपके पीपीओ से खुलेगा राज, देखें पर्दाफाश। जी हां दोस्तों 18 महीने के दौरान बेशक डीएडीआर फ्रीज हो गया था, 17% में उसको फ्रीज किया गया था, आगे जाकर के 18 महीने के बाद जाकर के 31% में खोला गया। लेकिन नोशनली उस समय में डीएडीआर की बढ़ोतरी हुई थी, और वो हुई थी 21% की, 24% की और 28% की। बेशक इसका हमें एरियर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कुछ पेंशनर्स को इसका बकाया मिलना बचा हुआ है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ग्रेच्युइटी और लिव इनकेसमेंट की। ये सामने आप लेटर देख पा रहे, वित्त मंत्रालय का ये वही लेटर है जिस लेटर के जरिए वित्त मंत्रालय ने यह अप्रूवल दिया था कि बेशक डीएडीआर फ्रीज हो गया हो, लेकिन जनवरी 2020 से जून 2020 के लिए 21%, जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के लिए 24% और जनवरी 2021 से जून 2021 तक के लिए 28% डीएडीआर माना जाएगा ग्रेच्युइटी कैलकुलेशन और लीव इनकेसमेंट के कैलकुलेशन पर। लेकिन जो भी रिटायर हो गए कोरोना काल में, यानी कि जो भी जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच में रिटायर हो गया, उनको इसका घाटा आज के डेट में भी हो रहा है। बहुत सारों को मिल गया, लेकिन आज आपको एक करंट पीपीओ दिखा के समझाऊंगा कि कैसे आज के डेट में भी गलत भुगतान होकर के, गड़बड़ी होकर के पेंशनर के सामने एक अंधेरा जैसे छाया हुआ है। जी हां, उनको दिखा दिया कि 24% के हिसाब से हमने आपको ग्रेच्युइटी दे दिया, लेकिन जबकि हकीकत में उनको ऑन ग्राउंड में 17% के हिसाब से दिया गया है। इसका पर्दाफाश आगे करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको अभी दिसंबर 2025 के महीने का एक पीपीओ दिखाना चाहूंगा। ये सामने पीपीओ देखिए। अब इस पीपीओ में आपको ध्यान देने वाली बातें क्या है दोस्तों? ये पीपीओ है, ये 1 सितंबर 2020 के रिटायरी का पीपीओ है। ये आपने देख लिया। पे डिटेल्स में आप देखिए, डियरनेस अलाउंस फॉर ग्रेच्युइटी इनका कितना लिया गया है? 24%, यानी कि ग्रेच्युइटी कैलकुलेट करने के लिए 24% डियरनेस अलाउंस लिया गया है, ऐसा यहां कहा गया है। और इनका ग्रेच्युइटी का अमाउंट कितना है? 5,90,364 रुपए। और इस पीपीओ का डेट क्या है? देखिए कब का डेट का पीपीओ है? ये 9 दिसंबर 2025 का पीपीओ है, यानी कि आज से महज 2 महीने भी नहीं हुए हैं तब का पीपीओ है। और इसमें और एक चीज आप ध्यान दीजिए,
बेसिक पे कितना है 38,100 है, और लेंथ ऑफ सर्विस इनका कितना है, इनका लेंथ ऑफ सर्विस 18 साल 2 महीना है। तो इनका जो पेंशन कैलकुलेट होगा 18 साल के हिसाब से होगा, या ग्रेचुइटी कैलकुलेशन होगा वो 18 साल के हिसाब से होगा। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कितना महत्वपूर्ण ये जानकारी है दोस्तों। अब चलते हैं अगले पेज पर जिस पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब देखिए इनका जो कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो इनका बेसिक हमने लिया है 38,100 रुपए, ठीक है, बेसिक जिनका था पीपीओ में आपने देखा। मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपए, उसके आगे क्लास पे 675 रुपए। अब हम दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं ग्रेचुइटी को। चलिए आपने देखा कि इनका जो बेसिक पे था वो था 38,100 रुपए, फिर 5200 रुपए था मिलिट्री सर्विस पे, 675 क्लास पे था। अब यहां पर जुड़ेगा डीए, क्योंकि ये है ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन, बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे प्लस डीए, उसको 2 से भाग करेंगे और गुणा करेंगे हम सर्विस के साथ। उनका जो टोटल लेंथ ऑफ सर्विस है उसके साथ 5 साल एक स्टैंडर्ड ऐड किया जाता है, वो एक वेटेज दिया जाता है, एडवांटेज दिया जाता है। जिनका भी सर्विस 33 साल से नीचे है उनको 5 साल का सर्विस ऐड करने का मौका मिलता है। तो 18 साल में 5 साल ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं। 38,000 हमने लिया बेसिक, 5200 रुपए लिया मिलिट्री सर्विस पे, 675 लिया हमने क्लास पे। अब दोस्तों डीए, ये जो डीए का अमाउंट यहां आएगा, अब उनका पीपीओ में आपने देखा कि डीए का कैलकुलेशन उनका 24% के हिसाब से किया गया है, ऐसा उनको दिसंबर 2025 के पीपीओ में लिखा हुआ है। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आगे आपको दिखाता हूं। चलिए अब डीए लगेगा इन दोनों के ऊपर, यानी कि 38,100 और 5,200 मिलाकर के 43,300 के ऊपर डीए लगेगा। और 43,300 का अगर आप डीए निकालेंगे 17% तो होता है 7,361 रुपए, 7,361 रुपए, ठीक है। अब चलिए अब इन सभी को जोड़ देंगे हम, ये चारों चीजों को जब जोड़ देंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा अभी 51,336 डिवाइडेड बाय 2 इंटू इनका एक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस 18 साल था, 5 साल का वेटेज हो गया तो 23 इयर्स। अब कितना बनेगा दोस्तों, अब यहां निकलेगा 25,668 इंटू 23, और ये अब बन जाएगा कितना बनेगा, ये बनेगा 590364। जो उनका पीपीओ में जो ग्रेचुइटी का अमाउंट निकला था 5,90,364 रुपए, वो कितना डीए लेके निकला था, और उनका पीपीओ में डीए का परसेंटेज कितना लिखा था 24%, जबकि उनका पीपीओ का 24% ना लेकर के उनका 17% के हिसाब से ये जो है ग्रेचुइटी उनको दिया गया है। लेकिन देखिए गड़बड़ी, देखिए 24% लिखा है पीपीओ में, लेकिन उनको भुगतान किया 17% के हिसाब से। अब वही अगर हम 24% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो बेसिक वही रहेगा, मिलिट्री सर्विस पे वही रहेगा, क्लास पे वही रहेगा। लेकिन अगर ये 38,100 और 5200 के ऊपर अगर आप 24% डीए निकालें तो वो डीए बनेगा दोस्तों, वो डीए बनेगा 10,392 रुपए, 10,392 रुपए। जी हाँ, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये और ये मिला के हो रहा है 43,300। अब 43,300 का अगर आप 24% निकालेंगे तो 10,392 रुपए होगा। तो इसको हम अब पूरा जोड़ देते हैं। अब पूरा जैसे जोड़ेंगे दोस्तों 54,367 हो जाएगा, 54,367 हो जाएगा। इसको 2 से करेंगे और ये हो जाएगा 23। 18 साल लेंथ ऑफ सर्विस, 5 साल का वेटेज। तो आगे जाकर के ये बनेगा दोस्तों 27,183.5 इंटू 23, और इसका टोटल बनेगा दोस्तों 6,25,221। देखिए इनको मिलना चाहिए था 24% डीए के हिसाब से ग्रेचुइटी कैलकुलेशन होकर के 6,25,221, जबकि इनको मिला, आपने अभी लेटेस्ट पीपीओ देखा, उनको मिला 5,90,364 रुपए। तो इनको डिफरेंस का अमाउंट कितना मिलना चाहिए, डिफरेंस का जो अमाउंट है ये मिलना चाहिए 34,857 रुपए। तो ये जो 34,857 रुपए है ये कोरोना काल का 18 महीने का डीए का जो फायदा है उनका, ये वाला फायदा है दोस्तों, जो उनको अभी मिलना चाहिए ग्रेचुइटी के ऊपर। ये ग्रेचुइटी का दोस्तों पैसा है जो उनको डिफरेंस का अमाउंट मिलना चाहिए। लेकिन आपने पीपीओ में देखा अभी भी दिसंबर 2025 के पीपीओ में भी उनको 17% के हिसाब से ही ग्रेचुइटी दिया गया है, जबकि पीपीओ में लिख के परसेंटेज 24 दिखा दिया।
लेकिन ऑन ग्राउंड में अमाउंट दे दिया 17% का। तो देखिए कितना बड़ा गड़बड़ी है ये। चलिए अब अगली जानकारी की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगली जानकारी है 2006 से पुराने पेंशनर्स को अभी भी पीसीडीए के सर्कुलर 568 का एरियर मिलना बाकी है। आपका 2016-17 का खाता चेक करें। जी हां दोस्तों ये पाया गया है कि 2026 में भी 568 सर्कुलर के एरियर के केस सामने आ रहे हैं। जी हां 568 सर्कुलर जो 2006 से पहले के रिटायरीज को लागू था, क्योंकि 2006 से पहले जो भी पेंशन कैलकुलेशन होता था वो हमारा क्वालिफाइंग सर्विस को लिंक करके होता था, इसीलिए 568 सर्कुलर को डीलिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस कहा जाता है, जिस सर्कुलर के तहत मिनिमम बेसिक पेंशन फिक्स करके एरियर भुगतान किया गया था। अभी कुछ लेटर्स जारी हुए हैं, उनको पहले देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये जो सामने आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेटर देख पा रहे हैं, जो कि 8 जनवरी 2026 का लेटर है, और ये लेटर भेजा गया है पीसीडीए स्पर्श को। ये आप ऊपर एड्रेस देख पा रहे हैं, टू द प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर पीसीडीए द्रौपदी घाट प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यानी कि स्पर्श को भेजा गया है दोस्तों। और ये जो लेटर है ये है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। अब देखिए इन पेंशनर को 568 सर्कुलर का जो एरियर था वो आधा अधूरा ही मिला था, तो इन्होंने जब दोबारा ग्रीवेंस डाला तब जाकर के ये नया कैलकुलेशन शीट बना करके नॉन पेमेंट शीट सर्टिफिकेट भी भेज दिया गया। नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट 568 सर्कुलर का देखिए 52,220 रुपए का बकाया इनका निकला है। और ये दोस्तों ये अभी का है, 2026 का ही नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया है स्पर्श ने। लेकिन देखिए पेंशनर्स का अभी भी 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान जारी है। जी हाँ, इसके साथ ही साथ जो कैलकुलेशन शीट है ये आप देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा मैं और जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए इनका कैलकुलेशन शीट जनवरी 2006 से लेके पूरा कैलकुलेशन किया गया है, और कैलकुलेशन करके आखिर में जो अमाउंट बनाया गया है वो देखिए उनका कुल मिलाकर 1,95,302 रुपए का एरियर था, जिसमें 1,43,082 रुपए ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। तो देखिए 52,200। तो अभी ये जिन पेंशनर का भी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी हुआ है, इनको आगे 2-4 महीने के अंदर ये एरियर भुगतान हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर के आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपके कौन से पीपीओ में चेक करना है कि आपका 568 सर्कुलर का एरियर बनता है या नहीं बनता है। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 568 सर्कुलर का टेबल के हिसाब से आपका पेंशन कितना होना चाहिए था, और छठे पे कमीशन में आपको कितना पेंशन दिया गया। तो चलिए टेबल भी देखेंगे और एक पीपीओ दिखा के आपको एग्जांपल में समझाऊंगा कि कैसे आपको टैली करना है कि आपको फायदा 568 का मिलना है या नहीं मिलना है। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। 568 सर्कुलर का एरियर को क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको इस टेबल को समझना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर वाला आर्मी वाला टेबल है, फिर एयरफोर्स का टेबल है, फिर नेवी का टेबल है। यानी कि मैं आर्मी वाले के हिसाब से आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप अगर नायब सूबेदार रैंक के रिटायरी हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर नायब सूबेदार रैंक के रिटायरी हैं, तो आपका पेंशन 1 जनवरी 2006 के डेट में 8,330 से कम नहीं मिला हुआ होना चाहिए आपको। अगर उससे कम आपको पेंशन मिला है तो आपको 568 सर्कुलर का एरियर लागू है। इसी हिसाब से अगर आप ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट लेने वाले पेंशनर है नायब सूबेदार के, तो 4,998 रुपए। तो ये वाई ग्रुप वाला मैं आंकड़ा बता रहा हूं। आगे इधर एक्स ग्रुप का भी है, उसके इधर जेड ग्रुप का भी है। तो अपना रैंक के हिसाब से, अपना सर्विस के हिसाब से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसको आपने छठे पे कमीशन का पीपीओ में कैसे चेक करना है उसको देखते हैं। दोस्तों ये वो पीपीओ है जो छठा पे कमीशन लागू होने के बाद पेंशनर का निकला है। आप यहाँ देख पा रहे हैं नायब सूबेदार रैंक के पेंशनर है, जिनका अभी अभी मैंने आपको टेबल में समझाया था। ये नायब सूबेदार रैंक के पेंशनर है और 2006 से पहले के रिटायरी हैं, और इनका 1 जनवरी 2006 के डेट में देखिए बेसिक पेंशन को कैलकुलेट करके 7,486 रुपए फिक्स किया गया, और जबकि उनको मिलना था यहाँ पर, अगर ये टेबल मैंने यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए लगा दिया है, उनको मिलना था 8,330 रुपए, जबकि उनको कितना मिला 7,486 रुपए। अब दोस्तों इतने में तो आपको ये पता चला कि 568 सर्कुलर का एरियर आपका बनता है। लेकिन इससे आगे आप क्लेम करने से पहले सबसे बड़ी चीज है आपको चेक करना है कि कहीं आपको ऑलरेडी मिल तो नहीं गया है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बहुत सारे पेंशनर्स को मिल चुका है। 2016 का अक्टूबर का ये सर्कुलर है। 2016 के अक्टूबर के महीने से लेके लगभग 2017 के पूरा साल के अंदर का बैंक स्टेटमेंट आप जरूर चेक करें। आपका अकाउंट के अंदर अगर पैसा आया हुआ है डीलिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस का, या सर्कुलर 568 का, या तो फिर कहीं कहीं बगैर रिमार्क लिखे हुए भी आपके अकाउंट में हो सकता है एरियर आया हुआ हो। जिनको ऑलरेडी एरियर मिल गया है उन्होंने कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको एरियर नहीं मिला है वो क्लेम कर सकते हैं। उनको आज के डेट में भी
568 सर्कुलर का एरियर मिल सकता है दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, और अहम जानकारी, और यह जानकारी है 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई। चलिए जानकारी क्या है कि आगे अब 8 सीपीसी में जबरदस्त घमासान। जी हां, अब ये फरवरी 2026 के महीने में क्या होने वाला है 8वें पे कमीशन को लेकर उसकी जानकारी है। चलिए सबसे पहले दोस्तों 12 फरवरी को है देश भर में धरना प्रदर्शन। जी हां, और इसमें मुद्दे क्या रहेंगे? 12 फरवरी को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स द्वारा एक देश भर में स्ट्राइक का ऐलान किया गया है, जिसमें उन्होंने 22 मांगे सामने रखी हैं, जिसमें से 8वें पे कमीशन के भी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं। और वो मांगे क्या है वो आगे आपको समझाता हूं। देखिए उनकी सबसे बड़ी 8वें पे कमीशन की मांग है कि 8 सीपीसी के टीओआर में बदलाव किया जाए, जो पेंशनर के लिए एक अलग तरीके का जो वहां पर लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है उसको तब्दील किया जाए, ये मांगे। साथ ही साथ 50% डीए मर्ज किया जाए, उसके साथ ही साथ 20% अंतरिम राहत भी दिया जाए। ऐसी मांग कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स द्वारा सबमिट की गई है दोस्तों। ये सामने आप लेटर देख पा रहे हैं। इसी लेटर के जरिए अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी बना करके उन्होंने दो तरीके की मांगे कुल मिलाकर के 22 मांगे भारत सरकार के सामने रखी है। और इन्हीं मांगों को लेकर के कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स द्वारा 12 फरवरी 2026 को पूरे देश भर में एक दिन का स्ट्राइक किया जाने वाला है दोस्तों। और ये है 8वें पे कमीशन को लेकर फरवरी 2026 की एक बड़ा इवेंट। उसके आगे दोस्तों फरवरी 2026 में ही 25 फरवरी से एक हफ्ते तक के लिए जेसीएम की बैठक होने जा रही है दोस्तों। और ये जेसीएम की बैठक अहम इसलिए है दोस्तों क्योंकि जेसीएम को अभी बहुत सारे संस्थाओं द्वारा 8वें पे कमीशन के पॉइंट्स भेजे गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है एफएनपीओ के पॉइंट्स। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने जो पॉइंट्स भेजे हैं उनमें बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनके ऊपर अब 25 फरवरी 2026 से जेसीएम की एक हफ्ते की बैठक जो दिल्ली में होने जा रही है वहां विचार विमर्श होगा, जिसको आगे 8वें पे कमीशन के कमेटी के साथ डिस्कस किया जाएगा। जी हां दोस्तों, और मुद्दे क्या रहने वाले हैं? जेसीएम के खुद के मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एफएनपीओ के मुद्दे जैसे कि फिटमेंट फैक्टर 3.25, सालाना 5% पे इंक्रीज, मिनिमम 54,000 पेमेंट, एमएसपी पे मैट्रिक्स इत्यादि इत्यादि मुद्दे रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, एफएनपीओ ने जेसीएम को ही अपना मांग पत्र सौंपा है। ये सामने उस लेटर का आप कॉपी देख पा रहे हैं। और इस मांग पत्र के जरिए एफएनपीओ ने बहुत बड़ी बड़ी मांगे जस्टिफाइड तरीके से जेसीएम के सामने रखा है दोस्तों। इसमें 5% हर साल पेमेंट बढ़ोतरी का मुद्दा है। इसमें फिटमेंट फैक्टर 3.0 से लेकर 3.25 तक का मुद्दा है। इसमें पे मैट्रिक्स का मुद्दा है। इसमें मिनिमम बेसिक 54,000 रुपए करने का मुद्दा है। इसमें एक्रोइड फॉर्मूले से पूरा बेसिक को कैलकुलेट करने का भी मुद्दा है। और कई सारे मुद्दे इस मांग पत्र में सौंपे गए हैं दोस्तों। तो आने वाले समय में जो 25 फरवरी 2026 से एक बड़ी मीटिंग जेसीएम की होने जा रही है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग है, इस मीटिंग के में अब इन मुद्दों को लेकर भी एफएनपीओ के इस मांग पत्र को लेकर भी जरूर विचार विमर्श होगा। जेसीएम का खुद का जो मांग है वो 2.86 फिटमेंट फैक्टर का है दोस्तों, लेकिन ऐसे में बाकी जो संस्थाएं हैं जैसे एफएनपीओ है उन्होंने 3.0 से 3.25 तक की मांग की है। तो ऐसे में अब ये देखने लायक बात होगी, ये बेहद महत्वपूर्ण बात होगी कि जेसीएम के डिस्कशन में, उनके विचार विमर्श में फिटमेंट फैक्टर कितना मांगने का जो है तय किया जाता है। क्योंकि अगर उनके साथ जो एफिलिएटेड संस्थाएं हैं वो अगर 3.0 या 3.25 की मांग कर रही हैं तो कहीं ना कहीं जेसीएम को भी अपना फिटमेंट फैक्टर की मांग को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। उसी हिसाब से फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, पे कमीशन के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, ताकि फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर मिलना है तो मांग उससे ऊपर की रखी जाए, ताकि अगर मांग ज्यादा ऊपर की रहे तो सरकार को भी कहीं ना कहीं मजबूरन कम से कम 2.5 या 2 के आसपास का भी फिटमेंट फैक्टर देना पड़ जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।